था कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं, वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। और चाहे वह एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, यह नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, काफी उसमें अच्छी प्रगति हुई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खासतौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही। और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। यह सीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा भय का प्रतीक होता था। एक कंपकंपी छूटती थी जुलाई से लेकर के नवंबर तक। इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पे 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500-500 मौतें उस मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे एक वर्ष में होती थी। जनपदों के अंदर जो मौतें हो रही थी वो अलग है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे वे अलग थी। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था। स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार
कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार महोदय, जहाँ इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे थे, वो इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे थे, वो इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? सुनिए, आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोला। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सुनिए। जब माननीय नेता यही बात है, बोल रहे थे, विपक्ष बोल रहे थे, कोई बीच में कोई किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, नहीं कोई व्यवधान नहीं किया था। नेता सर बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए। आपने कोई प्रयास नहीं हुए। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी 2017 में? उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं, और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे। मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन को हम लोगों ने फ्री भी की है। फ्री वैक्सीन है, नहीं मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने वैक्सीन ली है। नेता ने वैक्सीन ली, पावर होगी। हम लोगों ने वैक्सीन ली है, लेकिन वैक्सीन ने भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। जय हो गया। अरे ठीक है, अरे रघुदास जी 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है। और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं।
आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है। और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था। और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि जिनके प्रयास से देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को प्राप्त हुए। ये कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसने पूरे देशवासियों को एक संबल दिया। आज कोरोना वैक्सीन के नाते कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन का ध्यान तो नहीं रखा, लेकिन दुष्प्रचार जरूर करते रहे। कभी वैक्सीन के खिलाफ करते थे, कभी किसी अन्य उसके खिलाफ अभियान, अनावश्यक एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और ये सभी वैक्सीन की डोजेज फ्री में ही उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार को बहुत प्रमाण पत्र कहीं से और लेने की आवश्यकता नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। जो भी अगर कहीं पे कोई लापरवाही होती है उसकी जवाबदेही भी उस स्तर पर विभाग के द्वारा, शासन के स्तर पर सुनिश्चित होती है। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है और कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती है उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। जहां तक प्रदेश के अंदर इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दूसरा, एम्स गोरखपुर के मामले में सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी ही थी। इन लोगों ने एम्स की भूमि को दिया ही नहीं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई उस जमीन की फिर रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद फिर मेरे आदेश पर उस रजिस्ट्री की कार्रवाई को संपन्न किया गया। आज एम्स गोरखपुर में संचालित हो चुका है। गोरखपुर में शिलान्यास हमने किया था। शिलान्यास ये फर्टिलाइजर के उसमें हुई थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। इन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया था और फिर रजिस्ट्री की कार्रवाई को हम लोगों ने आने के बाद किया था। रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न की। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है या इन सभी प्रकार के संचारी रोग नियंत्रण के लिए वर्ष में 3 बार विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई भी यह राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी हों, उन सभी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं
ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं, उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है, उनको जब इस पर अफसोस होता है क्योंकि वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है, तो उनको इस पे भी अफसोस हो रहा है। कम से कम अच्छे कार्यों को स्वीकार करो, अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक हम हर घर नल की योजना पूरी तरह लागू, हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में 30,000 गांवों की कार्य योजना अंतिम चरणों में चल करके उन पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो हमारे गाजीपुर से माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे उसमें नहीं हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर, ये पूरा क्षेत्र, यहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इन सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लिया है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र, या फिर उन क्षेत्रों में जो जहां पर खारा पानी की समस्या है, जो पहले से डार्क जोन में चिन्हित हैं, सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, इसका बेहतरीन उपयोग करते हुए हर घर नल की योजना को लागू करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन उनको इस पे भी अफसोस है कि यह क्यों हो रहा है, वे नहीं कर पाए, तो उनको अपने किए पर पश्चाताप नहीं, लेकिन आज हो रहा है तो ये उनको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है, तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र में सरकार ही नहीं, प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है। और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा, बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा। लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत उसके साथ हमें मौतें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था?
इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों, और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ। वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं। और इस प्रकार के मुद्दों पर हमें हमेशा उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहां पर जो भी मुद्दे उठते हैं, यह हर व्यक्ति की संवेदना है। 108 की एक व्यवस्था है, आप कॉल करेंगे, उसका रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वहां पर वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है। और हमेशा एक प्रयास होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम दी गई है, एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम उसको कटघरे में खड़ा करें। शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सीएचसी की, पीएचसी की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की, हम उसको ही कटघरा में खड़ा करके आम नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों, उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी। और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई आचरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा, और वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं या कर बैठते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है, और जो कुछ भी होगा, मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए हमने इसको जाति, मत, मजहब या क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बांटा है। 25 करोड़ जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है, और बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो रही है। हमने उसी रूप में उसको देने का प्रयास भी किया है। इसलिए कृपया इस सदन की कार्रवाई के माध्यम से अन्य माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों को हम इस प्रकार के मुद्दों के आधार पर, जो तथ्यों पर आधारित न हो, उससे हम अन्य माननीय सदस्यों के समय को जाया न करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। ये मैं नेता सदन के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश